विशेष तौर से जब से भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के गठबंधन की सरकार बनी है, ये ठगबंधन है। इन्होंने जनता के हित में कोई काम नहीं करे, ये तो लूट में लगे हुए हैं। कहती थी ये भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार, हम 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देंगे, एमएसपी का कानून बना देंगे और किसानों को तो मालो माल कर देंगे। परंतु ना एमएसपी का कानून बना, ना स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। किसान आत्महत्याएं करने लगा और इस देश के अंदर पूंजीपतियों के कर्जे माफ़ हो जाते हैं और किसानों और मजदूरों पर कर्जे चढ़ते चले जाते हैं। उन्हें तो चंद रुपयों के लिए भी जेल भेज दिया जाता है, परंतु इस देश में बहुत बड़े बड़े धनाढ्य सेठ, पूंजीपति और बड़ी बड़ी कंपनियों के कर्जे माफ़ हो जाते हैं। आज ज़मीन किसी की है और उसके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन हुआ है मेरी फसल मेरा ब्यौरा का, गांव के गांव बरसिकरी, कमालपुर, दूसरे लोगों ने उन पे दर्ज कर लिया और वो किसान मारे मारे फिरते हैं। जिस प्रकार से धान बेचने के लिए, जीरी बेचने के लिए किसान आ रहे हैं, उन पे मॉइस्चर से अलग कट लगा करके किसानों को लूटा जा रहा है। एक सीजन है इन लोगों का, सरकार में बैठे लोगों का और व्यापारियों का भी। मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूँ इस बात को, लूटने का। ज्यों ही किसान के खेत में जब भी फसल आती है उसको लूटने के लिए तत्पर और तैयार हो जाते हैं और ये दोनों मिल करके इसको लूटते हैं। वहीं कैथल ज़िले में भी एक सफाई घोटाला हुआ, 32 करोड़ रुपये आए, 32 के 32 चट कर गए। ये सारे के सारे पैसे मैं ये मान के चलता हूँ ठेकेदारों में, अधिकारियों में और यहाँ के विधायकों में बटे। मंत्रियों द्वारा, हमारी विशेष तौर से मंत्री महोदय ने भी अपने मंजूर नज़र लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी अच्छी ग्रांट से जो गरीबों को दी जानी चाहिए थी, अपने लोगों को बांट दी और ऐसी ऐसी सोसाइटीज़ को दे दी जो उसके अपने आदमी थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह एक परिपक्व नेता हैं, उन्होंने सोच समझ के ये रैली रखी, क्योंकि ये रैली भी बहुत पहले से रख दी गई थी और इस रैली में लोगों ने शिरकत भी अच्छे पहुँचे। और जो उन्होंने ऐलान किया कि अगर जेजेपी साथ रहेगी बीजेपी के साथ तो वीरेंद्र सिंह जी नहीं रहेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी अपनी समझ है कि जो उन्होंने निर्णय लिया होगा ठीक ही लिया होगा, उसका परिणाम हो सकता है जल्दी आ जाए, परंतु मुझे लगता है मुकाबला रोचक होगा, बढ़िया बड़ा होगा जी। हाँ, खूब अच्छा मुकाबला होगा। और इस मुकाबले में मैं ये मानता हूँ कि जेजेपी कहीं पे कोई वोट हासिल नहीं कर पाएगी और उनको तो कोई और इस चुनाव में ठोर ठिकाना देखना पड़ेगा। बहुत पुराने अनुभव हैं लोकदल पार्टी के। ये जब भी कभी इस प्रकार से बात करते हैं, रैली करते हैं दूसरे प्रदेश में, ये अपनी सहयोगी पार्टी पर दबाव डालने के लिए करते हैं ताकि वो उनके साथ समझौता कर लें, उनको 2 सीट 1 सीट दे दें। इस प्रकार से ये दबाव बढ़ाने के लिए ही रैली की जाती है, वरना तो इनको दाद देनी पड़ेगी कि हरियाणा प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव हुए नहीं और जयपुर में जाकर के ये प्रदर्शन करते हैं कि ये पता नहीं किस प्रकार से झूठ बोल देते हैं और फिर झूठ को सच कर देते हैं। क्या वीर तेजा जी के मंदिर पे चांदी की ईंट नकली नहीं दी थी? आप तो जींद ज़्यादा रहते हो, क्या जींद जिला को राजधानी बना दिया गया? आईएनएलडी और कांग्रेस के संबंधों को आप किस तरह से देख रहे हो? तो इस टाइम पे कांग्रेस में दो गुट मुख्य सामने निकल कर आ रहे हैं, एक एसआरके है और एक हुड्डा बताया जाने लग रहा है। तो इनको आप मतभेद कहोगे या मनभेद कहोगे, किस तरह से देख रहे हो? नहीं, कोई संवाद यात्रा नहीं है और किसी प्रकार का लोगों की बातें सुनी नहीं जा रही। मुख्यमंत्री जी अपनी सुना करके चले आते हैं या दुर्व्यवहार करके आते हैं। कोई महिला उनके सामने कोई अर्जी लेकर के जाती है तो उसको कहते हैं चंद्रयान भेज देंगे, या किसी को कह देते हैं कि बैठ जाओ। आपको पता ही है कि ये अपनी जेब मिटाने के लिए ये सोचते हैं कि लोकप्रिय बन जाऊं, परंतु नहीं, हरियाणा प्रदेश की जनता इनके खिलाफ। आपको पता ही है हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को किस प्रकार से 4-4 घंटे लोगों ने किडनैप करके बिठा करके रखा, हेलीकॉप्टर उनका उतरने नहीं दिया। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। आपने भी पता है कि 2024 काफ़ी नज़दीक है और बहुत बड़ा शायद बदलाव देखने मिला है या फिर कुछ तगड़ी हलचल देखने मिला है।
मौका पे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जनता को जाननी भी जरूरी हैं, और किस तरह के कुछ माहौल है सारी की सारी पार्टियां में, वो भी थोड़ा सा जानने का प्रयास अपन करना चाहिए। हमारे साथ में पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा जी हैं, जिस तरह आप बातचीत करांगे, और काफी तजुर्बा रहा है, बहुत लंबा अनुभव रहा है, उसी को हम थोड़ा सा जानने की कोशिश कराएं। सबसे पहले स्वागत है जी आपका हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आपके दर्शकों को। माजरा साहब, अब जनता का बीच में आप लगातार रहो हो, हल्का में आप गुम हो, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी का नाम लेकर न आप नहीं गए हो कहीं पे भी, तो क्या कुछ मन है, पहले तो वो भी बता दो। ना कोई अभी दल है, ना ही कोई विचारधारा से जुड़े। अभी तो लोगों के बीच में उनके दुख सुख में जाकर के उनकी कठिनाई और मुश्किलात से निजात दिलवाने के लिए संघर्षरत रहते हैं। और अभी ना कोई समय है, क्योंकि कोई इलेक्शन तो अभी आया नहीं कि कोई राजनीतिक तौर से निर्णय लिया जाए। समय आने पे सभी लोग जिस प्रकार से अपने निर्णय लेते हैं, राजनीतिक दल लेते हैं, गठबंधन करते हैं, नहीं करते हैं, एनडीए बनता है, इंडिया बनता है, तीसरा मोर्चा बनता है, तरह तरह के राजनीतिक गठबंधन होते हैं और बहुत से राजनीतिक लोग राजनीतिक दलों से जुड़ते हैं। मैं भी समय आने पर ही इस बात का फैसला लूँगा। अभी मैं लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ, लोगों के बीच में ही रहता हूँ और उनकी समस्याओं के निदान के लिए संघर्ष करता रहता हूँ। माजरा साहब, आपने अभी कहा है कि उनके जो सुख दुख है, उनकी समस्याएं हैं, जानने की कोशिश करता हूँ। करीबन 4 साल हो गए हैं सत्ता पक्ष ने, और किस तरह की समस्याएं हैं, जो मेजर समस्याएं हैं जो निकल कर आई हैं, आपने ऑब्जर्व करी हैं, वो आप जरूर बताओ। विशेष तौर से जब से भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के गठबंधन की सरकार बनी है, ये ठगबंधन है। इन्होंने जनता के हित में कोई काम नहीं करे, ये तो लूट में लगे हुए हैं। विशेष तौर से किसान विरोधी सरकार है। आप सब जानते होंगे इस बात को कि कहती थी ये भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार, हम 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देंगे, एमएसपी का कानून बना देंगे और किसानों को तो मालो माल कर देंगे। परंतु ना एमएसपी का कानून बना, ना स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, और आमदनी दुगनी होनी कहाँ थी कि खाद बीज किस प्रकार से महंगे हो गए, किस प्रकार से ट्रैक्टर पे और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के ऊपर जीएसटी लगाया, जिसकी वजह से किसान की आमदनी घट गई और खर्चा बढ़ गया, किसान आत्महत्याएं करने लगा और इस देश के अंदर पूंजीपतियों के कर्जे माफ़ हो जाते हैं और किसानों और मज़दूरों पर कर्जे चढ़ते चले जाते हैं। उन्हें तो चंद रुपयों के लिए भी जेल भेज दिया जाता है, परंतु इस देश में बहुत बड़े बड़े धनाढ्य सेठ, पूंजीपति और बड़ी बड़ी कंपनियों के कर्जे माफ़ हो जाते हैं। आप इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि किसानों को सबसे बड़ी समस्या एमएसपी की है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा दर्ज करने के ऊपर भी भारी घपला और घोटाला हो रहा है। आज ज़मीन किसी की है और उसके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन हुआ है मेरी फसल मेरा ब्यौरा का, गांव के गांव बड़सीकरी, कमालपुर, दूसरे लोगों ने उन पे दर्ज कर लिया और वो किसान मारे मारे फिरते हैं। इसी प्रकार से बड़े ढोल पीटे गए थे, किसान सम्मान निधि दी जाएगी, 2000 रुपये दिए जाएंगे 4 महीनों में, 6000 रुपये मिलेंगे 1 साल में, किसान मालो माल हो जाएंगे। परंतु जो पहली किस्त आई थी और जो लास्ट किस्त आज आ रही है, उसमें 8.5 करोड़ रुपये, 8.5 करोड़ ही किसानों को मिल रही है। तरह तरह की शर्तें लगाई गई कि कोई इनकम टैक्स पे ही है या किसी की आमदनी ज़्यादा है या ज़मीन ज़्यादा है, कि उन किसानों के ये सम्मान निधि भी काट दी गई हैं। यानी कि 8.5 करोड़ किसानों को ही देश में अब ये किसान सम्मान निधि मिलती है। और इसी प्रकार से आप समस्याओं की बात कर रहे थे कि ये परिवार पहचान पत्र है जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जनता को। 1,80,000 से आमदन जिसकी ज़्यादा लिख दी गई, उसमें 5 लाख बुज़ुर्गों की पेंशन काट दी गई, 10 लाख राशन कार्ड काट दिए गए और इसके ऊपर परिवार पहचान पत्र को ठीक करने में 105 करोड़ रुपये अभी तक खर्च हो गए हैं। 10 लाख से ज़्यादा अब भी परिवार पहचान पत्र में त्रुटियां हैं
और ये त्रुटियां अभी से ठीक होने वाली भी नहीं हैं। लोग मारे मारे फिरते हैं, कागज़ हाथ में हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। आज गेट पास लेने के लिए ट्रैक्टर की लाइनें लगी हुई हैं और मंडियां बंद करनी पड़ती हैं, अगले दिन के लिए अराइवल के लिए कहना पड़ता है। वो इसका मुख्य कारण है सरकार ने ही खुद इस प्रकार की कठिनाइयां पैदा की हैं। एक बात और इसी में तो निकल का है जी, आपने की है कि मंडिया में गेट पास या फिर जितनी भी है कि भाई अगला दिन आई हो, इस तरह की बात है। एक बात और सामने निकल का आई है मेरे पास में, उसकी रिकॉर्डिंग भी है, एक ने बताई है कि मॉइस्चर कट से अलग 30-40 रुपए पर क्विंटल का हमें और घाटा खेना पड़ रहा है, यानी कि वो तो देना ही देना पड़ा है जी। वो भी चीजें निकल कर सामने आई हैं। ये तो शुरू से है कि एमएसपी देते वक्त सरकारों ने आनाकानी की, और इस सरकार में अगर आपने देखा सूरजमुखी बेचने के लिए किसानों ने नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा, लाठियां बरसी उनके ऊपर। इसी प्रकार से अगर गन्ना बेचना पड़ता है तो शुगर मिलों के सामने धरना देना पड़ता है। और अब जिस प्रकार से धान बेचने के लिए, जीरी बेचने के लिए किसान आ रहे हैं, उन पे मॉइस्चर से अलग कट लगा करके किसानों को लूटा जा रहा है। एक सीजन है इन लोगों का, सरकार में बैठे लोगों का और व्यापारियों का भी, मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूँ इस बात को, लूटने का। ज्यों ही किसान के खेत में जब भी फसल आती है उसको लूटने के लिए तत्पर और तैयार हो जाते हैं, और ये दोनों मिल करके इसको लूटते हैं। एक मामला आपने भी उठाया था जी, ये पीछे बहुत बड़ा मामला था वो, उसके ऊपर भी मेरे हिसाब से कोई संज्ञान नहीं लिया होगा अभी तक किसी ने। मैंने कई मामले उठाए। सबसे पहले तो ये आप मानिए कि कोरोना काल था। जब कोरोना काल में ये देश भयभीत था, ना रेमडेसिविर थी, ना को स्टाफ नर्स थी, ना को डॉक्टर था, ना को दवाई थी, ना को बेड थे, तो ये हरियाणा प्रदेश शराब बेचने में लगी हुई थी, शराब घोटाला कर रही थी, धान घोटाला कर रही थी, रजिस्ट्री घोटाला हुआ था, 800 से ज़्यादा अधिकारी उसमें स्लिप पाए गए, खनन घोटाला हुआ, एक डीएसपी को किस प्रकार से डोजर बुलडोजर के नीचे दे के मार दिया गया था। आप ये मानिए कई प्रश्न पत्र एचएसएससी के लीक हो जाते हैं, लीक नहीं होते, इन्हें ये बेच देते हैं। और मैं ये मान के चलता हूँ, जहाँ हरियाणा प्रदेश में इतने घोटाले हो रहे थे, वहीं कैथल ज़िले में भी एक सफाई घोटाला हुआ, 32 करोड़ रुपये आए, 32 के 32 चट कर गए। ये सारे के सारे पैसे मैं ये मान के चलता हूँ ठेकेदारों में, अधिकारियों में और यहाँ के विधायकों में बटे। और इसकी जांच जो धीमी हुई, उन्हीं की वजह से इसकी रफ्तार कम कर दी गई। और रिचार्ज बोर घोटाला हुआ कि किसी भी रिचार्ज बोर के लिए 800 फीट के सामान खरीद करके उसमें डाले दिखाए गए, जबकि वहाँ मौके पे पहली बात तो 150-200 फुट में ही लगा दिए गए या मौके पे लगाए ही नहीं गए। रिचार्ज बोर घोटाला हुआ, तालाब खोदाई घोटाला हुआ। तालाब खोदने पे कि एक तालाब है, पौंड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा से भी उसके पैसे ले गए और नरेगा से भी उसको खोदा दिखा दिया, और इसी प्रकार सिंचाई विभाग से भी उसको खोदा दिखा दिया। यानी कि तालाब खोदाई घोटाला भी कैथल ज़िले में नहीं, पूरे प्रदेश में हो रहा है। और मंत्रियों द्वारा, हमारी विशेष तौर से मंत्री महोदय ने भी अपने मंजूर नज़र लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी अच्छी ग्रांट से जो गरीबों को दी जानी चाहिए थी, अपने लोगों को बांट दी, और ऐसी ऐसी सोसाइटीज़ को दे दी जो उसके अपने आदमी थे। और इस बात को लेकर भी मैंने आपके बीच में ये बातें रखी थी, और उस बात पे कोई किसी प्रकार का कोई जांच सारी ठंडे बस्ते में रख दी जाती है। जिसकी भी रिपोर्ट आती है मुख्यमंत्री जी सारे के सारी जांच पड़ताल को वो ठंडे बस्ते में रखने का काम करते हैं। तो मजर साहब, आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया था, तो किसी ने ये नहीं कहा कि आपके ऊपर केस कर देंगे, फलानी कर देंगे? समाचार पत्रों के माध्यम से अगले दिन मैंने, कई भाइयों ने कहा कि हम केस कर देंगे। मैंने बहुत इंतज़ार करी, और इंतज़ार करने के बाद फिर मैंने दोबारा से लिस्ट यहाँ पे बुला करके आपके मित्रों को दी कि ये मैंने लिस्ट ली है और इसमें उनके नाम हैं, वो यहाँ से ले करके गए। कहोगे तो मैं आपको भी दे दूँगा। वो जो अगली किस्त है जो दी गई है वो 19-20 की मैंने जारी की थी। मैं जल्दी 20 और 21 और 21 और 22 की भी जारी करूँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों को केवल गरीब दिखा करके 2-2 लाख रुपये दिए हैं। तो अब आप थोड़ा सा और विस्तृत थोड़ा सा निकल कर चलना है जी।
है। ई बात ने भी देखा है जी, मेरी आवाज़ सुनो रैली थी जींद के अंदर, चौधरी वीरेंद्र सिंह जो बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो उस रैली को आप किस नज़रिए से देखा? क्योंकि बाद में उसकी क्लिप पे काट काट कर काफ़ी ज़्यादा वायरल करी गई, वो किस तरह से गई है? पॉजिटिव गई या नेगेटिव गई? किस तरह का मैसेज था वो? हर इंसान सोचता है कि मैं किसी न किसी तरीके से लोगों के बीच में रहूं और इसी प्रकार से लोगों की आवाज़ उठाता रहूं। चौधरी वीरेंद्र सिंह एक परिपक्व नेता हैं। उन्होंने सोच समझ के ये रैली रखी, क्योंकि ये रैली भी बहुत पहले से रख दी गई थी और इस रैली में लोगों ने शिरकत भी अच्छे पहुँचे। और जो उन्होंने ऐलान किया कि अगर जेजेपी साथ रहेगी बीजेपी के साथ, तो वीरेंद्र सिंह जी नहीं रहेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी अपनी समझ है कि जो उन्होंने निर्णय लिया होगा ठीक ही लिया होगा, उसका परिणाम हो सकता है जल्दी आ जाए। जो उन्होंने ऐलान किया, इस बात का परिणाम जनता को देखने को हो सकता है जल्दी मिले। हम इतनी जल्दी ना करें कि उस रैली को ये कह दें कि इसमें कोई मज़ा नहीं आया या कोई बात ठीक नहीं हुई, या उन्होंने जो सोचा होगा क्या पता उसमें भी इंतज़ार करने के लिए बड़े जो नेता हैं कह देते हैं थोड़ा इंतज़ार कीजिए। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का मन पहले से उबा हुआ है। म्यूनसिपल कमेटी कॉरपोरेशन के चुनाव थे, राज्य कार्यकारिणी ने फैसला कर दिया था कि हम अकेले लड़ेंगे, परंतु कुछ दिन के बाद ऊपर से दबाव पड़ा दिल्ली का, तो तुरंत से उन्होंने मिल कर के लड़ा और स्थानीय निकाय के चुनाव में फिर वो हमजोली हो गए। और यहाँ पे भी प्रभारी जो आए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने ये कहा हुआ है कि 10 की 10 लोकसभा की सीट हम लड़ेंगे, हमें किसी की ज़रूरत भी नहीं है। परंतु उन पे भी न जाने कहाँ से दबाव पड़ता होगा या डलवाते होंगे, वो भी किसी न किसी बात पे खामोश हो जाते होंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि चौधरी वीरेंद्र सिंह पुराने राजनीतिक खिलाड़ी हैं और उन्होंने परिपक्वता से फैसला लिया होगा और उसमें परिणाम देखने को जल्दी मिलेंगे। तो अब आप अगर उचाना की बात करा, उचाना एक इसी है सबसे, मेरे हिसाब से तो हरियाणा की सबसे हॉट सीट मानू जी मुफ्ती, और सबसे ज़्यादा अगर इंटरेस्टेड गेम रहा है तो उस सीट पर है, और 2024 में और भी ज़्यादा बता रहे हैं उसका मैं होगा। तो इस टाइम पर जो देखा है तो 3 लोगों की मुख्यतः चर्चा वहाँ पर हो रही है कि अभय सिंह चौटाला वहाँ पर आवेंगे, दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह का परिवार में टास्क है। तो किस तरह का रंग रहने वाला है अब? ये तो समय बताएगा। अभी से आप ये नहीं कह सकते यही 3 कैंडिडेट होंगे, और भी हो सकते हैं। फिर कैसा दंगल होगा इस बात का अभी अंदाज़ा किया नहीं जा सकता। जिन बातों का होना माना जाता है उन बातों के जवाब तो नहीं, परंतु मुझे लगता है मुकाबला रोचक होगा, बढ़िया बड़ा होगा जी। हाँ, खूब अच्छा मुकाबला होगा। और इस मुकाबले में मैं ये मानता हूँ कि जेजेपी कहीं पे कोई वोट हासिल नहीं कर पाएगी और उनको तो कोई और इस चुनाव में ठोर ठिकाना देखना पड़ेगा। है एक थोड़ा सा आप इस पर थोड़ा सा बैक चलांगे जी। है जो जेजेपी की शिखर रैली थी उसको ऊपर आप थोड़ी सी बात करांगे जी। ऑडियंस यहाँ की थी, बसें यहाँ तक भर ले जाई गई थी, लेकिन रैली है जो राजस्थान में करी गई थी, तो ऐसा क्यों सोचा गया होगा? मेरे बहुत पुराने अनुभव हैं लोकदल पार्टी के। ये जब जब भी कभी इस प्रकार से बात करते हैं, रैली करते हैं दूसरे प्रदेश में, ये अपनी सहयोगी पार्टी पर दबाव डालने के लिए करते हैं ताकि वो उनके साथ समझौता कर लें, उनको 2 सीट 1 सीट दे दें। इस प्रकार से ये दबाव बढ़ाने के लिए ही रैली की जाती है, वरना तो इनको दाद देनी पड़ेगी कि हरियाणा प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव हुए नहीं और जयपुर में जाकर के ये प्रदर्शन करते हैं। गिरफ्तारियां भी हुई थी वहां पर। और इतना ही नहीं कि ये पता नहीं किस प्रकार से झूठ बोल देते हैं और फिर झूठ को सच कर देते हैं। क्या वीर तेजा जी के मंदिर पे चांदी की ईंट नकली नहीं दी थी? आप तो जींद ज़्यादा रहते हो कि जींद जिला को राजधानी बना दिया गया। आप तो इस बात को भी जानते हो कि इनका घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए कहा था। क्या पुरानी पेंशन बहाल हो गई? क्या बुज़ुर्गों को जो बुढ़ापा पेंशन है वो 5100 रुपये मिलनी शुरू हो गई? इन्होंने दोनों पार्टियों ने पे जब आपस में गठबंधन करके सरकार बनाई, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लागू करने के लिए कमेटी बनाई।
दोनों तरफ से मंत्री, एमएलए और उनके नेताओं को उसमें शामिल किया गया। आज तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कमेटी की वो मीटिंग एक भी नहीं हुई जिसमें ये कहा जा सके भाई ये प्रोग्राम हमने लागू कर दिए। ये ढकोसला है, ना राजस्थान में कुछ और ना हरियाणा में कुछ। नहीं, अभी अभी पीछे ही पेपर में भी आ रही थी, दुष्यंत चौटाला जी का बयान था एक, जिसमें कह रहा था कि आने वाले 5 साल में जो जींद है वो एक बहुत बड़ा अब बनने वाला है। मैं आगे की बातों पर कम विश्वास करता हूँ, पिछली बातों की असेसमेंट करता हूँ कि पीछे क्या हुआ। उचाना क्षेत्र में एक भी गांव में कोई भी बड़ा काम, कोई प्रोजेक्ट बड़ा आज तक नहीं आया। और विशेष तौर से मैंने वहाँ पूछा है कि कोई काम हुआ क्या? जोड़ खुद हैं, जोड़ तो सारे खुद हैं, और पूरे कैथल में भी खुद हैं, ये पुंडरी में भी खुदन लाग रहे, ये तो सरसा में भी खुदन लाग रहे, ये तो कैथल में क्लैत में भी खोदन लग रहे। ये जोड़ खोदना ही केवल विकास मान लिया। ये इसलिए काम किए जा रहे हैं कि मिट्टी के काम में ज़्यादा पैसा और ज़्यादा घपला और घोटाला है। ये स्कूल क्यों नहीं बनाते, ये अस्पताल क्यों नहीं बनाते, ये उनमें फैसिलिटी करने के लिए लोगों को तरह तरह के लिए लाइब्रेरी क्यों नहीं बनाते? परंतु नहीं, केवल मिट्टी का काम जोड़ खोदने का इसलिए है, कितना खोदा कितना नहीं खोदा, माटी पाड़ी नहीं पाड़ी, उस वक्त घपला और घोटाला कर लिया। ये मैं उचाना क्षेत्र के जितने भी बासिंदे हैं, वासी हैं, उन सब से बहुत नम्र निवेदन करता हूँ कि वो अपनी ताकत को पहचानें। किस प्रकार से उन्होंने ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता दी जो आज इतने बड़े ओहदे पे होते हुए भी किसी गांव का कोई विकास नहीं करा सके। और रहती कसर इस बात में निकाल दी कि उन्होंने एक ला करके वहाँ पे भिवानी का बिठा दिया, और इनके भाग्य का फैसला या तो भिवानी वाला करे, उस पर जावें कि कहें भी हमने जोड़ दे दे, कोई कहे मैंने सड़क गली दे दे। केवल छोटे छोटे ठेकों के लिए उनके पीछे फिरते हैं, और मैं नहीं समझता जनता का मोह भंग उनसे हो चुका है, और उचाना क्षेत्र के लोग बदलाव करें। तो माजरा साहब, कैथल भी रैली थी, कैथल यानी कि सम्मान समारोह था, रैली तो नहीं कह सकते उसकी, सम्मान समारोह था चौधरी देवीलाल जी का। तो उसमें काफ़ी नेता थे लेकिन काफ़ी मिस भी थे, जबकि कह रहे थे कि आवेंगे। तो उसका पीछे का कुछ कारण बता सको कि क्या कुछ मनमुटाव रहे होंगे जिसकी वजह से? मैं ये मानता हूँ चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस पे काफ़ी नेता तो थे और काफ़ी नहीं भी थे। इसके बारे में तो विशेष तौर से रैली के आयोजक, संयोजक चौधरी अभय सिंह चौटाला ही बता सकते हैं। मेरे को तो इसलिए नहीं पता, मैं तो चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस पे उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए गया था, और कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे, कौन नहीं आए, इसके बारे में मैंने ना विश्लेषण किया और ना ही मैं इसके बारे में गया कि कौन नहीं आया क्यों नहीं आया। ये तो सारा अभय सिंह चौटाला को ही पता है, वही आपको भली प्रकार बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप दूसरी तरह से पूछ लें जी, आईएनएलडी और कांग्रेस के संबंधों को आप किस तरह से देख रहे हो? कभी आपस में मिलकर चले तो है नहीं, केवल एक चुनाव आया था जिसमें उम्मीद थी भी इकट्ठे हो जाएंगे। राज्यसभा के लिए जब आर के आनंद लड़ रहे थे तो उस वक्त में ये लगता था कि भाई शायद दोनों पार्टियां इकट्ठी वोट डाल देंगी, परंतु आपको पता है उसमें शाही कांड हुआ या उनके वोट नहीं डाले गए आर के आनंद के। तो इससे साफ झलकता है कि इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस आपस में कभी मिले तो है नहीं, और ना ही साथ मिलकर के चले, एक दूसरे के विरोधी रहे। तो इस टाइम पे कांग्रेस में दो गुट मुख्य सामने निकल कर आ रहे हैं, एक एसआरके है और एक उड्डा बताया जाने लग रहा है। तो इनको आप मतभेद कहोगे या मनभेद कहोगे, किस तरह से देख रहे हो जी आप इसको? वैसे तो उनकी पार्टी का मसला है, हाँ, उनके मन भेद हैं, अकमत भेद हैं, परंतु जो रेस्ट हाउसेज पे उनके ऑब्जर्वर आए थे, जिन्होंने आकर के मीटिंगें जिला के प्रधान बनाने के लिए की थी, जिस प्रकार से रस्साकसी दिखेगी, कई जगह तो आपस में जूतम पजार भी हो गई। इससे मुझे लगता है कि एक जगह वोट डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये ऐसे दौर पहले भी देखे हैं, केवल उस पार्टी में कांग्रेस में ही नहीं औरों में भी हुए हैं, परंतु उन्होंने आपस में वोट
फिर डाले नहीं। इसलिए जो मनभेद है या मतभेद है वो तो कांग्रेस वाले ही बताएं कि उनके कौन से मतभेद हैं, कौन से क्या चाहते हैं। परंतु आज कांग्रेस भी विशेष तौर से आपने ठीक ही कहा, गुटबाजी की शिकार तो है, और गुटबाजी की शिकार में नुकसान हो ही जाता है। 2024 को आप किस तरह से देखते हो जी? पहले से क्या कुछ अलग होने वाला है 2024 में? 2024 में मैं ये मान के चलता हूँ कि प्रदेश की जनता बदलाव करेगी। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार जाएगी, और यहाँ पे दूसरी दलों की सरकार बनेगी। मैं ये नहीं कह सकता किस दल की बनेगी, परंतु जनता के दिल में ये ज़रूर है कि बीजेपी को और जेजेपी को वोट नहीं देंगे। उसमें आगे किस किस प्रकार से गठन हो लोगों का, उस टाइम को 1 साल अभी चुनाव में बाकी है, अभी से बता पाना बहुत मुश्किल है। जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, उस टाइम पर हरियाणा में भी एक बड़ा जोश सा देखने को मिला था कि अगर इस टाइम पर हरियाणा में चुनाव हो जाए तो आम आदमी पार्टी एक तरफा जीत जाएगी। लेकिन कुछ दिन के बाद में ग्राफ बहुत ज़्यादा गिरा और अब वो बात नहीं रही है। हरियाणा बदलता रहता है। जब पंजाब में हमारे पड़ोसी सूबे में चुनाव हो रहे थे तो आम पार्टी का लगने लगा था, ग्राफ बहुत ऊंचा चल गया, और उनके नेताओं में भी ये बात आने लगी कि हम किसी को शामिल नहीं करेंगे, फलाने करेंगे, धमकान करेंगे। और अंततः उन्होंने कुरुक्षेत्र में एक रैली करी, और कुरुक्षेत्र की रैली के बाद वो ग्राफ गिर गया। उसका मुख्य कारण था कि एक हरियाणा विरोधी रेजुलेशन पंजाब की विधानसभा में पास किया गया कि हम हरियाणा प्रदेश को ना चंडीगढ़ देंगे, न हिस्सा देंगे, और पानी की एक बूंद भी नहीं देंगे। हाँ। तो इसकी वजह से ग्राफ निरंतर गिरता ही चला गया। और मैं ये मान रहा हूँ कि ज्यों ग्राफ छोटा मोटा थोड़ा बहुत अगर आगे बढ़े तो इतनी ही देर में सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स आ गए हरियाणा प्रदेश के पक्ष में कि पंजाब इस बात की अनदेखी ना करे कि हरियाणा प्रदेश में आने वाली SYL के निर्माण के लिए सकारात्मक रवैया अपनाए, और केंद्र सरकार इसकी जाके सर्वे करे कितनी बनी रह रही है। और उन्होंने कहा कि हमें कोई कठोर निर्णय ना देना पड़े पंजाब के खिलाफ। जो ये फैसला आया तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास देने के लिए एक बूंद भी पानी की नहीं, और ना ही हम किसी भी कीमत पर देंगे। सुशील गुप्ता तो इससे लगता है कि उनका पंजाब के प्रति इंटरेस्ट तो उनका यही बनता है, परंतु यहाँ हरियाणा प्रदेश में उसकी प्रतिक्रिया उल्टी होती है, उलट समझा जाएगा। क्योंकि हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों की जीवन रेखा SYL के खिलाफ या चंडीगढ़ के खिलाफ कोई बयान आते हैं तो, या उनके मन की बात आती है कि हम हरियाणा वासियों को एक बूंद पानी की नहीं देंगे, तो इससे स्वाभाविक हरियाणा प्रदेश के लोगों में गुस्सा आता ही है। सुशील गुप्ता का एक बयान आया था, जबकि पंजाब वाले तो नाट गए थे, लेकिन वो कह रहे थे कि हरियाणा में जैसे ही हमारी सरकार आती है तो हम पानी लेके आएंगे। उनको इतना मैं नहीं मानता कोई तजर्बा होगा किसी भी प्रकार का, किसी हरियाणा की जोग्राफी का, हरियाणा प्रदेश में बहने वाली नदियां नहरों का, भाई SYL के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई हैं आज तक, कितने लंबी लड़ाई हुई, कितने जजमेंट आए सुप्रीम कोर्ट के 2002 का, 2004 का, 16 का, और अब फिर उसके बाद भी सरकारें केंद्र में भी और पंजाब में भी एक ही पार्टी की भी बन ली, और उसके बाद भी पानी नहीं आया। और वो जो बयान दे रहे हैं वो हरियाणा प्रदेश की जनता से बचने के लिए दे रहे हैं कि आपकी पार्टी का स्टैंड तो ये है कि पंजाब की पार्टी आपकी ये कहती है। और इनके सुप्रीमो केजरीवाल जी भी गए थे पंजाब में, उन्होंने भी ये कहा था कि हरियाणा के लिए पानी नहीं है। तो सुशील गुप्ता जी, मैं नहीं मानता, केजरीवाल जी से भी ऊपर हैं और भगवंत मान जी से भी ऊपर हैं। अंत में मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, मुख्यमंत्री जी की संवाद यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, कोई संवाद यात्रा नहीं है और किसी प्रकार का लोगों की बातें सुनी नहीं जा रही। मुख्यमंत्री जी अपनी सुना करके चले आते हैं या दुर्व्यवहार करके आते हैं,
कोई महिला उनके सामने कोई अर्जी लेकर के जाती है तो उसको कहते हैं चंद्रयान भेज देंगे, या किसी को कह देते हैं कि बैठ जाओ। आपको पता ही है कि ये अपनी जेब मिटाने के लिए ये सोचते हैं कि लोकप्रिय बन जाऊं, परंतु नहीं। हरियाणा प्रदेश की जनता इनके खिलाफ, आपको पता ही है हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को किस प्रकार से 4-4 घंटे लोगों ने किडनैप करके बिठा करके रखा, हेलीकॉप्टर उनका उतरने नहीं दिया। और जन समाज जब करने जाते हैं तो लोग बोलते हैं, और किस प्रकार का जन संवाद कि जब लोगों को सुनाई ना जाए, अपनी सुनाई जाए, तो मैं नहीं मानता उनका अपना संवाद है, जन संवाद नहीं। तो काफ़ी लंबी वार्ता होगी है। आप इन सारी बातों का कितना के कुछ सहमत हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताओगे, और इस वीडियो तो ही आप शेयर ज़रूर करोगे। मिला हाँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।